दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर सुबह में। आज फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं जो कि सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है। चाहे कोई किसी भी बैंक का है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो नए होंगे। आपको कुछ थोड़ा घुमा के होंगे, क्वेश्चन वही होंगे लेकिन घुमा के होंगे और आपको बता भी दिया जाएगा कि थोड़ा इसमें क्या घूम रखा है। उसके बाद आपको मिलेंगे पंजाब नेशनल बैंक PNB का जो RBI एक्ट है। वो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सबका सेम है, RBI एक्ट तो सबके लिए एक ही है, लेकिन वो PNB के पथ प्रदर्शक में मेंशन है, उसको आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो PNB के पथ प्रदर्शक से मैंने ले रखा है, बाकी उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जो मैं आपको MCQ करा रहा हूँ वो उसमें मेंशन है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा एक ही ध्यान है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान मत भटकाइए। आप MCQ की प्रैक्टिस करिए और अपने कंप्यूटर पे। आपको मैंने बता दिया है, एक बार मैं आपको और बताना चाहता था लेकिन चलो अभी बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे रखा है लिख के। आपको एक तो RTGS NEFT की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अकाउंट ओपन, कैश डेबिट क्रेडिट, कैश ट्रांसफर और डिनोमिनेशन कि आपको कल भी बताया था मैंने। अगर 10,000 रुपये दे दिए तो इसमें 500 के अगर कितने नोट डालेंगे और 50 के कितने डालेंगे कि अमाउंट इतना हो जाए, ये भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको फिर CIF बनाना, जब आप अकाउंट खोलोगे उसमें फॉर्म 60 डालना, ठीक है भाई। तो ये आपको वहां पे पूछा जा सकता है। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी हेजिटेशन के। पहला MCQ है, इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू, कि भारत में अगर वाणिज्य बैंकों में ऋण की या लोन की सबसे ज्यादा अधिक किसकी हिस्सेदारी है। पहला ऑप्शन है मनी लेंडर्स, दूसरा है PSU। PSU की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तीसरा है एग्रीकल्चर और चौथा है माइक्रो फाइनेंस। तो अगर मैं कॉमर्शियल बैंक की बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा वहां पर एग्रीकल्चर के लिए है, कृषि के लिए लोन लेने वाले लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है उसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए कृषि मतलब इसमें आंसर है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का को उदार भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक कुछ क्षेत्रों की महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि उन्हें देश की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास की आवश्यकता होती है। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां सबसे पहले कृषि आता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल बैंक्स दैट फंक्शंस एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन आर रेगुलेटेड बाय, कि भारत में जो निवेश बैंक है ना के रूप में कार्य करने वाले सार्वभौमिक बैंक किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं। जो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बैंक, वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। पहला ऑप्शन है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा है RBI, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, चौथा है IRDA। तो भारत में जो ये जो बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक, इनको करता है RBI रेगुलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBI कैसे रेगुलेट कर रहा है इनको। भारत में निवेश बैंक के रूप में काम करने के लिए सार्वजनिक बैंकों को मुख्य रूप से RBI विनियमित करता है। RBI आपको पता है केंद्रीय बैंक है, जो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है उसको, और उसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। किसकी? RBI की। जिस भी भाई को अगर पता नहीं है तो वो इसको भी नोट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, कि इसमें इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। वो आपको पता है लेकिन मैंने आपको
घुमा के इसलिए कर रखा है क्योंकि घुमा के आ रखा क्वेश्चन है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर स्पेसिफिक पीरियड। आप ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग है उससे आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। विदड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया, भारत में आप कहीं से भी इसका विदड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। ये मोर देन वन ऑफ अबव, क्या एक से ज्यादा। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया। आप कहीं से भी इसका कैश निकाल सकते हो, लेकिन आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो आप ऐसे नहीं कि आपने एटीएम से रुपए निकाल दिए, नहीं। इसको आप कहीं से नहीं, अपने पीसी या अपने मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग का लेन देन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने एटीएम से। इसका यहाँ पे जो इसका मतलब है वो एटीएम या फिजिकल से है कि आप फिजिकली कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके थ्रू आप कहीं से भी रुपए नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको बता दिया है, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या आपने बताया कि यहाँ पर तो एनीवेयर कहीं से भी निकाल सकते हैं। आदमी यहाँ से दिल्ली चला जाएगा, वो तो दिल्ली से निकाल सकता है, उसके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन वो अपने पीसी और अपने मोबाइल से ही निकालेगा। स्टेटमेंट है जैसे, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट, स्मॉल कॉइन डिपो इज द प्रॉपर्टी। जो लघु सिक्का डिपो है उसकी वो किसकी संपत्ति है? देखो मैंने आपको बताया ना कि घुमा के क्वेश्चन, ए आपको पता भी है। पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है आरबीआई और चौथा है इंडियन बैंक। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात, जो लघु सिक्का डिपो है वो आपको बता देता हूँ, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संपत्ति, भारत सरकार। इसको बोलते हैं स्मॉल कॉइन डिपो इज द प्रॉपर्टी ऑफ भारत सरकार। और आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो टकसाल है, टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्कों को छापा जाता है, सिक्कों को बनाया जाता है, ये टकसाल भारत में कितनी है? आपने ये नहीं बताना कहाँ कहाँ पर है, आपने ये बताना है कि ये टकसाल भारत में कितनी है। और अगर कोई ऐसा जानता है ये कहाँ पर है तो वो लिख भी सकता है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अ बैंकिंग कंपनी हुज लाइसेंस इज कैंसल्ड में अपील टू। अगर किसी भी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मान ले जाए कोई बैंक है उसका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया है तो वो कहाँ अपील करेगा? पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। अब आता हूं मैं, पहला है हाई कोर्ट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है आरबीआई और चौथा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें कंडीशन होती है, अगर वो अपील करेगा, सबसे पहले वो अपील करेगा तो उसकी जो अपील जाएगी वो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। इसका आंसर वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पर वो पहली बार अगर अपील करता है तो वो अपील करेगा कहाँ? केंद्र सरकार में। इसका आंसर केंद्र सरकार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर है केंद्र सरकार। वो अपील करेगा तो केंद्र सरकार में अपील करेगा कि भाई मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया है। आंसर हो गया ये। लेकिन अगर, अभी आंसर सुनना, यहाँ पर आरबीआई भी आएगा आपको। अगर वो अपील नहीं करता है तो अंतिम फैसला आरबीआई का ही माना जाएगा, क्योंकि उसने अपील नहीं की और आरबीआई उस फैसले को उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। पहले तो अपील कहाँ करेगा वो? सेंट्रल गवर्नमेंट में या केंद्र सरकार में। अब सुनते हैं कि बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द होने पर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकती है। बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस रद्द करने को नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। अगर अपील की जाती है तो केंद्रीय सरकार का फैसला अंतिम होगा। देख लिया ना आपने कि अगर अपील की गई तो जो केंद्र सरकार है उसका फैसला अंतिम होगा, और अगर अपील नहीं की जाती तो आरबीआई का फैसला अंतिम होगा, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये मत कह देना सर कि यहाँ पर ये अगर लाइसेंस रद्द कर दिया है और वह अपील कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट,
हु कंट्रोल्स क्रेडिट इन इंडिया, भारत में जो ऋण को कौन नियंत्रित करता है? लोन है, जो ऋण है, क्रेडिट को कौन ऋण करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, एसबीआई या इंडियन बैंक? तो इसका आंसर तो बहुत आसान है कि आरबीआई भारत में ऋण को कंट्रोल करता है। ऋण नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। यह मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण साधन है जिसका प्रयोग मुद्रा की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो भारत में ऋण को नियंत्रित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1935 में। और अब आपने मेरे को ये बताना कि जो आरबीआई बार बार आ रहा है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो नेशनलाइज इसका कब हुआ था? 1934 के एक्ट में आया था और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है। आरबीआई ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, जो कृषि उद्देश्यों के लिए आरबीआई क्या अनुदान है? इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फाइनेंस ओनली। इसको ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फाइनेंस ओनली। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिस, कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था है कि जो एग्रीकल्चर में अपना सर्वोच्च योगदान देता है, इनमें से वो कौन है? पहला है नाबार्ड, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, आरबीआई और आईडीबीआई बैंक। तो अगर एग्रीकल्चर की बात कहीं पर भी आएगी, रूरल क्षेत्र की बात आएगी, डेवलपमेंट की बात आएगी, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है आपके नाबार्ड का। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाबार्ड एक बैंक है जो प्राथमिक देश तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। मैंने आपको बताया रूरल क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करता है और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन विच, जो विकास बैंक की संस्थाएं हैं वो कौन सी है? वो क्या काम करती है? जो विकास करती है ना, वो मतलब किस क्षेत्र में विकास करती है? पहला तो गिव डेवलपमेंट लोन, विकास ऋण देते हैं। दूसरा है बैंकों को आपातकालीन ऋण प्रदान करना। तीसरा है आरबीआई की सहायक कंपनियां हैं। और चौथा है प्रोवाइड टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। तो जो डेवलपमेंट बैंक्स की जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है? मतलब वो खाली आपातकालीन में वैसे भी देती हो, लेकिन प्रोवाइड इमरजेंसी लोन्स और बैंक को आपातकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला है नेम ऑफ द पर्सन हुम अमाउंट ऑफ द चेक इज पेबल, कि उस व्यक्ति का नाम बताए जिसे चेक की राशि दे है। ड्रॉअर, पे, ड्रॉई या एक्सेप्टर? तो वो होता है ड्रॉई। ठीक है भाई, चेक करता हुआ व्यक्ति जो चेक लिखता है और पैसे देने का आदेश करता है वो ड्रॉई हो। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, द बेस्ट सुटेबल डिपॉजिट फॉर ट्रेडिंग कंपनी। देखो ये सुटेबल नहीं है ना, सुटेड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सुटेबल फॉर ट्रेडिंग कंपनी। जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, जो व्यापारिक समुदाय होते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा खाता कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी। ठीक है। तो जो ध्यान देना इस बात को कि जो भी व्यापारिक खाते हैं वो केवल करंट खाते एक अच्छा खाता माना जाता है। व्यापार करने के लिए करंट खाता माना जाता है। नेक्स्ट, अ प्लेज कैन बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इनमें से जो प्लेज है वो किस में आएगा? आपको बताया था उस दिन मैंने, हाइपोथेकेशन, मॉर्गेज और प्लेज। तो आपने खाली प्लेज का बताना है। आज के दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए। पहला है बिल्डिंग, शेयर्स, मोटर कार और बुक डिवेंचर्स या बुक डेबिट। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया इज द मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंड, कि भारतीय वह बाजार है जिसमें अल्पकालिक धन उधार लिया जाता है। वो उधार लिया जाता है या दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिसको अल्पकालीन, कुछ देर के लिए, मैंने कल भी बोला था कि मतलब एक होता है मनी मार्केट और कॉल मार्केट। इनमें से कौन सा है कि मनी मार्केट है, ओपन मार्केट है, क्लोज मार्केट है या
क्रेडिट मार्केट है। तो इसमें कल था कॉल मनी, टर्म मनी, और एक आप बता देंगे कौन सा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, मेरा ध्यान यहाँ पे है फिलहाल। तो भारतीय बाजार जो कम समय के लिए उतार दिया जाता है उसको कहा जाता है मनी मार्केट। ओपन मार्केट नहीं कहते हैं, क्लोज मार्केट नहीं कहते हैं, और क्रेडिट मार्केट भी नहीं कहते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की कोशिश करता हूं आपको। मुद्रा बाजार एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार खंड है जहां अल्पावधि उधार और धन उधार दिया जाता है, उसको कहते हैं मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्लिगेशन ऑफ अ बैंकर टू ऑनर दिस हिज कस्टमर अ चेक्स एग्जिस्टिंग एक्सक्यूज्ड ऑन रिसीट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नोन एज द, कि एक बैंकर को अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने का दायित्व अदालत का आदेश प्राप्त करने पर समाप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था कल, एक बताया था मैंने आपको आपको मैंने बताया होगा कि कोर्ट में कौन जाता है और टैक्स वाले क्या करते हैं, आपको मैंने कल ये चीज बताई होगी, है ना। तो इसमें ये बात है कि जब भुगतान आपके अदालत का आदेश प्राप्त होने पर समाप्त हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो अदालत में जाता है कौन सा, पहला ही ऑप्शन है उसका, उसको कहते हैं गार्निश ऑर्डर। कल मैंने बताया था गार्निश ऑर्डर का क्या होता है, जब कोर्ट का आदेश आता है उसे गार्निश ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये बैंक ऑर्डर कुछ नहीं है और आरबीआई ऑर्डर कुछ नहीं है, इसका आंसर है गार्निश ऑर्डर। तो ये यहां तक तो था। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन है। ओके भाई, गार्निशी ऑर्डर ऑन ऑर्डर इशूड बाय, जो गार्निशी का ऑर्डर है उसको कौन देता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, गार्निशी का ऑर्डर देता है कोर्ट। पहला ऊपर ऑप्शन था कि कोर्ट में जो आदेश होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं गार्निशी, और यहाँ पर गार्निशी ऑर्डर कौन देता है, उसे कहते हैं कोर्ट। आपको दिख भी रखो, गार्निशी ऑर्डर एक कानूनी आदेश है जिसके जरिए न्यायालय निर्णय ऋणी से जुड़े धन या माल को किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों में करने का आदेश देता है। इस आदेश के जरिए लेनदार देनदार व वेतन बैंक खातों में परिसंपत्तियों के एक हिस्से का जब्त करके, ठीक है भाई। तो ये था आपका सेशन, और अगर आप किसी भी बैंक से हो तो यहाँ तक जरूर पढ़ें। इसके बाद पीएनबी का सेशन है, 5-7 मिनट उनका करता हूँ, और उनका है आज आरबीआई एक्ट, है ना। जितना हो सके उतना बताऊंगा, बाकी कल हो जाएगा। मैंने वैसे एमसीक्यू करवा रखे हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी बैंक वाले अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी है, आरबीआई एक्ट कोई अलग से नहीं है कि एनपीएनबी के लिए अलग सा है, लेकिन उनके पथ प्रदर्शक में है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं पीएनबी का शुरू करता हूँ, पीएनबी वाले रुके रहें। और ये पहला ही चैप्टर है आपका आरबीआई एक्ट, जिसमें लिखा है पथ प्रदर्शक 2023-24 का। लेकिन किसी भाई ने मेरे को यही बताया था कि मैं भेजूंगा सर, मैंने उनके लिए मेल भी भेजी थी लेकिन उन्होंने नहीं भेजा क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आरबीआई आरबीआई का एक्ट। इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ आरबीआई का है ना। आपको मैं बता देता हूँ पहले आरबीआई का क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ आरबीआई, पहले इशूअर ऑफ करेंसी, एक तो करेंसी को इशू करता है। ठीक है, ऑथराइज टू इशू करेंसी नोट्स, जो ऑथराइज्ड है उन्हीं करेंसी को वो वहां पर इशू करता है। नेक्स्ट है ₹1 नोट इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसके साइन से जो ₹1 का नोट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करती है। नेक्स्ट, और जो आपका अरेंजमेंट फॉर करेंसी चेस्ट फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी अक्रॉस द कंट्री आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 का है। ठीक है भाई, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ ले चलता हूँ इस साइड, कि जो आरबीआई की स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, आरबीआई एक्ट आता है 1934 को, और इसमें जो कमीशन बैठता है उसको बोलते हैं जॉन यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जरा,
इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है नेशनलाइज 1 जनवरी 1949, द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज द आरबीआई अंडर द आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949 बाय पेइंग पेड अप कैपिटल अब 5 करोड़ कि 5 करोड़ से ऊपर होने पर इसका नेशनलाइज हो जाता है 1949 में, 1949 में, है ना। अब फिर देखते हैं थोड़ा इसको क्या है कि द रिजर्व बैंक इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग 4 लोकल बोर्ड्स मुंबई, दिल्ली। जो ये 4 बोर्ड हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। आरबीआई कंसिस्ट ऑफ एक गवर्नर होता है उसमें, 4 डिप्टी गवर्नर और 15 अदर डायरेक्टर्स होते हैं इसमें आरबीआई में, ठीक है भाई। और फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के, इंडियन गवर्नमेंट। और वहां के ऑसबॉर्न स्मिथ थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। जब आरबीआई की स्थापना होती है तो 1935 में अंग्रेज हुआ करते थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे जो वो अंग्रेज थे, पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर पहले भारतीय आपको पूछे जाएंगे तो सीडी देशमुख आ जाएगा उनका नाम। लेकिन जो अभी गवर्नर हैं उनको कहेंगे हम शक्तिकांत दास। तो ये हिस्ट्री है आरबीआई की, जो कि पथ प्रदर्शक में आपको देखने को मिलेगी। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया है, और आपको मैंने बता दिया है कि आरबीआई के फंक्शन में करेंसी इशू करता है, 1 रुपए का कौन करता है और कौन बाकी करता है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो कि बैंक बैंक क्या काम करता है, बैंक करो गवर्नमेंट के लिए क्या काम करता है। देखो आरबीआई बैंक कलेक्ट ऑल द इनकम, पूरी इनकम को कलेक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अरेंज करके पब्लिक को देता है, मतलब ना पब्लिक को इशू तो करता हो, उसका यही काम है, ठीक है भाई। अच्छा, करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ लेंडिंग, इसका कोई थोड़ी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है आपका बैंकर्स ऑफ बैंक आल्सो एक्ट। इस अगर आपके पास आएगा कि बैंकर्स ऑफ बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई। आल्सो एक्ट एज द बैंकर ऑफ द कॉमर्शियल कोऑपरेटिव द रीजनल बैंक्स ऑफ द कंट्री, कि भारत में जो भी बैंक है, आरआरबी है, चाहे कोई भी बैंक है, उनके बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है। और बाकी जो जो भी शेड्यूल बनाएगा, जो भी नियम बनाएगा, जो भी एक्ट बनाएगा इन बैंकों के लिए, वो बनाता है आरबीआई की। रेफरेंस फैसिलिटीज टू ऑल शेड्यूल्स बैंक एक्ट एज लेंडर इज द लास्ट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंसी। अब आ जाओ नीचे, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कि जो नियम और कंट्रोल होते हैं वो क्या होते हैं आरबीआई के द्वारा। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट क्रेडिट थ्रू वेरियस मेजर ऑफ बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड सीआरआर, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मोरल प्रेशर एंड हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ ग्रो। कि मतलब जितने भी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, जितने भी ये पॉलिसी बनाता है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बनाता है, कि देश में देश का ग्रो हो और पब्लिक कस्टमर का फायदा हो, इसके लिए ये कुछ गोल सेट करता है। तो आज तो मैंने एक ही पेज लिया है, ठीक है भाई। और बाकी मैंने ये वाला तो नहीं पढ़ाया, करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ लेंडिंग, कि बैंक साहब ये वाला, कि उसमें आपको बताई दिया कि 1934 का एक्ट है। बाकी इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज नहीं बताया। आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 रुपए का नोट, है ना। मैं आपको पहले भी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पहले भी एमसीक्यू में करवा चुका हूँ, कि 1 रुपए का नोट आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपको मैंने टकसाल पूछी थी, वो आपने बताना है। और बैंकों का बैंक मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट था ये कि कब इसकी स्थापना हुई, और पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, भारत के सीडी देशमुख, और 1948 के एक्ट में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो कोई भी इसमें इस पेज में इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है भाई। तो आज का तो सेशन इतना ही है।
आरबीआई वाले नाराज ना हो, ठीक है। अब आरबीआई वाले नहीं, पीएनबी वाले, कि सर स्पीड अप किया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए डेली डेली मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस लाता रहूं। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू और धन्यवाद।